हाँ तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छा ठीक है। माय नेम इज दिलीप कुमार गुप्ता और ये मेरा यूट्यूब स्ट्रीम चैनल है दिलीप सर 376 करके। तो जितने लोग नए होंगे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फिलहाल देखेंगे आज हम आप लोग को मैथ का पहला मॉडल पेपर बताया है। ठीक बाबू, इसमें आपको हर एक तरह का जितने भी तरह का क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो सब बता देंगे और जो इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेगा वो 80 नंबर से तो कम नहीं पाएगा। तो आप लोग टाइम निकाल कर बढ़िया से बैठ कर इसको देख लेंगे और जितने टाइप का क्वेश्चन आएगा सब बताएंगे, उसके चैप्टर रिलेटेड भी बताएंगे। जिस तरह से हो सकता है उस तरह से पूरा 100% में अपना दस्ता लगाएंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा बाबू कैसे आप तैयार करो। ठीक है बाबू, थोड़ा सा क्लास देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लासा क्या है। ठीक है, लासा बताना हमको लघुत्तम समापवर्त है। ठीक, तो लासा क्या होता है कि लासा वो संख्या होती है कि जो 15, 18, 24 मतलब उन तीनों से कट जाएगी। इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है। एक ट्रिक तो यह है कि इन तीनों से भाग देके चेक कर लो और दूसरा ट्रिक कैसे निकालेंगे हम से 15 को फैक्टर करेंगे। लिख सकते हैं 15 को, देखो 3 गुणे 5, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, ऐसे काट देंगे ना। ऐसे 15 को काटे 3 से, 3 बजे 15, 5 बजे 5। ठीक, उसके बाद 18 को क्या लिख सकते हैं कि 18 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे देखो 18 को काटे 2 से काट दिए 9, 3 से काट दिए 3 से काट दिए 1। फिर 24 है, 24 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। दो कैसे 24 को लिख दिए कि 2 से काटे 12, 2 से काटे 6, 2 से काट दिए 3, 3 से काट दिए, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 ऐसे लिख दिए। ठीक है, इस तरह से फैक्टर कर दिए। अब लासा के लिए क्या होता है बाबू कि पहले उसको लिखो जो सब में हो, पहले उसको लिख लो जो सब में हो। तो देखो ये 3 सब में है तो पहले इसको लिख लो। हम लासा लिख रहे बाबू, देखो 3 को लिख लिए। अब उसके बाद उसको लिखो जो बच रहे हो, यानी कि ये देखो ये सब बच रहे हैं ना। अब ये दोनों में है तो अब इसको लिखो जो 2 में है, इसको लिख लिए। अब उसके बाद कोई नहीं कॉमन है ना, अब सबको लिख लो। इसके बाद ये लिख लो, फिर ये लिख लो, फिर ये गुणा करा लो। ऐसे बाबू सबसे पहले उसको लिखो कि जो सब में हो, फिर उसको लिखो जो कम से कम 2 में हो, फिर बाकी जो बच रहा है वो सबको लिख लो। ये हमारा लासा हो गया है शॉर्टकट में। देखो 3 2 6 मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 5 दिया 15। तो 24 का 15 से गुणा डालेंगे, 15 चौक के 60, 0 हाथ 6, 5 दूनी 30, 6 6 36। तो ये विकल्प सही है। तो हम लिखेंगे विकल्प डी 360 सत्य है। ऐसे बच्चों ठीक है, देख लेंगे इसको। आप लोग वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो। पहले हम लोग 15 का फैक्टर कर लेते हैं, 18 का गुणनखंड कर लेते हैं, 24 का कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले उसको लिखेंगे लासा के लिए जो सब में हो, फिर उसको लिखेंगे जो कम से कम 2 में हो, फिर जो बच रहा है वो सब। अब देखो बच्चों एक चीज आप लोग और हमें बता दे रहे हैं, अगर कहीं इनका मासा कहता कि मासा बताओ तो जो सब में है वही मासा है, तो मासा है 3। HCF इसकी 3 है, जो सब में होता है वो HCF होता है। तो मासा हो गया 3 और लासा हो गया 360, मतलब 360 अब इन सबसे कट जाएगा। अब दूसरा सवाल देखेंगे आप लोग। देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यह यदि द्विघात समीकरण mx² + 3x + 2 = 0 में x के मान 2 या -1/2 हो तो m का मान बताइए। तो m का मान बताइए। तो इसका मतलब क्या है कि mx² + 3x + 2 = 0 है। तो एक द्विघात समीकरण है, इसका x का जो मान बाबू उसी को मूल कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मूल। तो इसके दोनों मूल दे रखे हैं, या तो ये है या तो ये है। तो m का मान बताओ। तो आप लोग इस कंडीशन में सीधे लिखेंगे कि mx² + 3x + 2 = 0। तो यहाँ पर बाबू देखो जो x² का गुणांक है वो उसको हम a से लिखते हैं, जो x का गुणांक है उसको b से लिखते हैं, जो अचर पद बचा है उसको हम c से लिखते हैं। सबको साइन के साथ में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं था इसलिए हम m लिख दिए, यहाँ पे प्लस था इसलिए 3 लिख दिए, यहाँ पे +2 था +2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक। फिर क्या करेंगे, हमको पता है कि मूलों का योग होता है -b/a। एक फार्मूला बच्चों कि मूलों का योग समाप्त जीरोज इक्वल टू -b/a। ये फार्मूला था मूलों का योग द्विघात समीकरण फार्मूला है कि मूलों का योग -b/a। तो मूल हमारे क्या क्या है बाबू, एक 2 है और एक -1/2 है। तो 2 और प्लस -1/2, ठीक है। तो माइनस में प्लस माइनस, अब ये हो गया -b। b की वैल्यू बाबू 3 और a की वैल्यू यम, ठीक है। अब देखो इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका देखो इधर 1 लिखा है ना, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा आपस में 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, ये आ गया -3/m। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2 इक्वल टू -3/m। अब देखो ध्यान से, ये इधर आ जाएगा, ये 2 इधर, ये 3 नीचे। आप 3 3 को काट भी सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अगर दोनों सेम सम ऊपर है तो कट जाएगा, क्योंकि भी देखो ये 3 नीचे आता तो भी काट देता, ये 3 नीचे आता तो भी इसको काट देता ना, तो वैसे ऊपर ऊपर काट दोगे। तो m 1 जा m एंड 2 1 जा 2 और माइनस लगा देंगे, यानी कि m की वैल्यू आ गई -2, m की वैल्यू क्या बाबू -2। लिख देंगे कि विकल्प d -2 सत्य है, ठीक है। इस तरह से आप जो है धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो बच्चों कह रहा है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। जैसे कि देखिए 3,4 का मतलब क्या है कि x पे 3 हो और y पे 4 हो। जैसे कि अब ये x अक्ष है ना, ये y अक्ष है और ये हमारा मूल बिंदु है। तो x पे 3 हो, 1 2 3, और y पे 4 हो, 1 2 3 4। तो कह रहा है इस बिंदु की, तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा बाबू, देखो 3 और 4, तो ये है 3,4, मतलब x पे 3 y पे 4। तो कह रहा है मूल बिंदु से इसकी दूरी बताइए, मतलब ये दूरी आपको बतानी है। एक मिनट, ये दूरी आपको बतानी है, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। तो मूल बिंदु का मतलब क्या होता है कि 0,0, इसको o बिंदु से लिखते हैं 0,0। तो ये दूरी हमको बतानी है बाबू, ठीक है। सिंपली आप कहीं भी चल सकते हैं, देखिए जाके ये 3 ये 4, 5 को पर लगा के आ जाएगा ये 5, भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कट का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं ना। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x पे 3 है, y पे 4 है, तो ये हो गया यानी कि इसका कर्ण का स्क्वायर, मान लो x है तो x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं इसको, तो 5 आ जाएगा, यानी क्या जाएगा 3 3 का 9, देखो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा ना, ये स्क्वायर इधर आएगा रूट लग जाएगा, और ये 16 तो बराबर 25 बराबर 5। और दूसरा मेथड ये है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। आप इसको भी x2 y2 मान सकते हैं और इसको x1 y1 भी मान सकते हैं, ठीक है। उत्तर तो वही आएगा, ठीक है बाबू। अब लोग कैसे लगाएंगे, x2 का मान देखो, इसमें x2 का 3, x1 का 0 स्क्वायर कर देंगे, ठीक। y2 का मान देखो, y2 का 4, y1 का 0, वही चीज देखो फिर से आ रही है। 3 में से 0 का 3 का स्क्वायर, 4 में 0 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 बराबर 5, यानी कि विकल्प हमारा बी सही है। तो आप लिखोगे कि विकल्प बी ऐसे लिखोगे, बहुत अच्छा तरीका है बाबू, बी बराबर 5 सत्य है। ये सबसे अच्छा तरीका है बोर्ड में लिखने का, विकल्प बी बराबर 5 सत्य है, ठीक है बाबू। ऐसे लिख लेंगे इसको, खत्म। जो गाइस क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है और त्रिभुजों ABC तथा BDE के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखो बच्चों ऐसे कह रहा है कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC, अब इसी में BDE भी है, ठीक है, इसी में ही है BDE। कह रहा है दो त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि DBC का मध्य बिंदु, मतलब इसका मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु D है, ठीक। फिर E भी कहीं खींचना है, लेकिन कहा है कि समबाहु त्रिभुज है बच्चों, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब जितना ये है उतना ही ये रहे और उतना ही ये E भी रहे, ठीक है।
समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो देखो बच्चों कि जैसे कि हमको दिया था कि ये एबीसी समबाहु त्रिभुज है, तो देखो जितना ये है उतना ये है उतना ही ये भी है। और उसके बाद कह रहा है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, मतलब ये जो डी पॉइंट है ये बीसी का मध्य बिंदु है। उसके बाद कह रहा है कि बी डी ई भी समबाहु है, तो मतलब जितना ये है उतना ही ये हो उतना ही ये हो, ये भी समबाहु है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो बच्चों एक चीज हम पढ़े हैं, देखो ध्यान से, अगर दोनों त्रिभुज समबाहु है तो समरूप है, पहली बात ये है। उसके बाद अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो आप वैसे लिख सकते हैं कि चूंकि, लिखेंगे बाबू वैसे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी ई समबाहु त्रिभुज है। क्या बाबू? समबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी ई के। समबाहु का मतलब क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 60-60 अंश होगा। तो ये 60 ये 60 ये 60 और इसमें ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, तो इसीलिए समरूप हो गए हैं। ठीक, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों तो उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है। जैसे कि अगर हम मान लो कि ये ले लेते हैं कि एरिया, मतलब इस त्रिभुज का एरिया, जैसे अगर दो त्रिभुज समरूप बच्चों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात का वर्ग उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर त्रिभुज एबीसी, एरिया त्रिभुज एबीसी ले ले और उसके बाद एरिया त्रिभुज बीडीई ले ले, तो होगा एबीसी की ये भुजा ले ले बीसी, इसका स्क्वायर, और इसकी ले ले बीडी, यानी कि बीडी का स्क्वायर। मतलब ऐसे सब ले सकते हैं, लेकिन हम अपना क्वेश्चन लगाने के लिए एक ही ले रहे, आप सब भुजाओं को ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों कि ये जब डी मध्य बिंदु है तो बीसी बराबर 2बीडी है। ठीक है, आप लोगों चूंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है तो इसीलिए बीसी बराबर हो जाएगा 2बीडी, मतलब इतना इतना बराबर है तो इसका पूरा 2 गुना नहीं हो गया। तो बच्चों अगर इसको x मानेंगे इसको x मानेंगे तो पूरा हो गया 2x, तो इसीलिए 2 गुना हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीसी के लिए लिखेंगे 2बीडी स्क्वायर और अपान बीडी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और बीडी का स्क्वायर बीडी का स्क्वायर और नीचे था बीडी का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कर गया तो हो गया 4/1। इसको कहते हैं बच्चों कि 4:1। तो ये कौन सा है? ये पहला सही है, 4:1। तो आप लिखोगे अतः विकल्प ए 4:1 सत्य है, अतः विकल्प ए 4:1 सत्य। देखो अब क्या कह रहा है कि cos 18/sin72 का मान क्या होगा, मतलब cos 18/sin72 का मान होगा 1 से कम या 1 या 0 या 1 से ज्यादा। देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे cos 18 तो भाई है और cos sin 72 है, तो इस दोनों को हमको किसी एक को चेंज करना है। आप लोग गलती क्या करोगे, दोनों को चेंज कर दोगे, चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो। इसमें चेंज करेंगे, मान लो cos अच्छा लिखा है तो इसको लिख सकते हैं कि cos 90 - 72। देखो 90 में से 72 घटाकर देखो 18 ही तो आया, तो इसीलिए 18 की जगह पे हम लिख सकते हैं कि 90 - 72, मतलब 90 में से इसको अगर घटाएंगे तो ये याद आएगा, इसलिए उसको लिख दिए। उसके बाद ये हो गया कि sin 72, तो cos 90 - थीटा बराबर फार्मूला था कि sin थीटा। अच्छा बच्चों, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, तो sin कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, इसका मान होगा 1। लिखेंगे विकल्प बी सत्य है 1। सीधी सी बात है बाबू, दोनों को नहीं चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे और cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। आप देखिए ध्यान से 90 में से इसको घटा देंगे, सीधे सीधे नीचे वाले को हमेशा घटाएंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं तो वो आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, इधर चेक भी कर लेंगे आप बस। देखो नेक्स्ट, देखो बच्चों क्या कह रहा है कि भुजा 6 सेमी वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजा 6 सेमी वाले एक वर्ग का क्या मतलब होता है बाबू, कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये हो गया आपका वर्ग। अब वर्ग 6 सेमी इसकी भुजा है, तो कह रहा है इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का,
तो अंतर्गत का मतलब बच्चों कि इसके अंदर से ऐसे टच करे सब कुछ बात को, तो अंतर्गत खींची जा सकने वाले वृत्त का, तो ये वृत्त हो गया, तो इसकी इधर त्रिज्या r और इधर त्रिज्या r, ये बीच का सेंटर तो हो गया। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे स्पष्ट है कि, ऐसे लिख देंगे क्या स्पष्ट है बाबू कि जो वर्ग की भुजा है वो दो त्रिज्या के बराबर है, मतलब वृत्त का व्यास है, मतलब वृत्त का व्यास है, जो अपनी वर्ग की भुजा है वो इस वृत्त का व्यास है। यानी कि r और r, 2r बराबर 6, तो r बराबर हो गया, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 6/2 यानी कि 3, तो r बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, r बराबर क्या आएगा बाबू कि 3 सेंटीमीटर। तो हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा यानी कि एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो होता है पाई r स्क्वायर। ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला कि पाई r स्क्वायर। तो देखो बाबू आ गया पाई, r का मान है 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है डी। आप लोग लिख दोगे कि विकल्प डी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सच है। देख लो बाबू ध्यान से देख लो, वो वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाला वृत्त है। आप लोग इसको ये मत समझना कि कर्व पे बना देंगे, कर्व पे आप नहीं बना सकते इसके, ठीक है, विकल्प पे आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो बाहर चला जाएगा, अंतर्गत ही आता है, इसीलिए भुजा पे बनाएंगे। उसके बाद वहां से पता चलेगा कि r और r, 2r बराबर 6, तो r तो 2 नीचे 3, तो यहाँ पे रख दिया एरिया आ गया, बस बात खत्म। नेक्स्ट देखो बच्चों, दूसरा खंड क्या कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि चित्र में, तो इस चित्र में एक वर्ग AOBC है, तो OABC एक वर्ग है, AOCB एक वर्ग है, तो चतुर्थांश मतलब क्वाड्रांट OPBQ एक चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग, चतुर्थ अंश मतलब चौथा हिस्सा OPBQ के अंदर खींचा गया है। अगर OA बराबर 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये भुजा बराबर जो है ये 20 सेंटीमीटर है बच्चों, 20 सेमी ये, तो कह रहा है जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम अभी क्षेत्रफल तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल आप ऐसे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लेकिन बच्चों अभी हमको इसकी त्रिज्या नहीं पता है, इस वृत्त की त्रिज्या नहीं पता है, तो इसके लिए क्या है कि ये कर्ण है ना, ये विकर्ण, देखो ध्यान से, ये वर्ग कहा है तो ये 20, ये भी 20, ये भी 20, इसको x मान लीजिए या r मान लीजिए, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। तो आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या के लिए या चतुर्थांश की त्रिज्या के लिए, चतुर्थांश लिखेंगे, चतुर्थांश की त्रिज्या के लिए अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि ऐसे भी आ सकते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2 गुणे भुजा होता है, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं, यानी कि r स्क्वायर बराबर इस 20 का स्क्वायर और प्लस उस 20 का स्क्वायर, तो 20 अगर 2 गुणे 20 का स्क्वायर, तो r बराबर आ जाएगा, फिर r स्क्वायर था तो स्क्वायर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट से 20 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 20 और √2 रह जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया r का मान। ठीक, उसके बाद हम क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे बच्चों कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस पूरे में से ये वर्ग घटा दीजिए, तो ये छायांकित भाग आपका आ जाएगा, जो छाया किया हुआ है। छायांकित भाग का मतलब है कि जो छाया बनाया हुआ है, ठीक है, तो उस पूरे जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल, ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है बच्चों। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो बाबू OPB का क्षेत्रफल क्या है कि ये 1/4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त का चौथा हिस्सा है ना, इसीलिए 4 से भाग दे दिए, तो हो गया 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसकी भुजा है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, सीधे सीधे खत्म। ठीक है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा है 20, तो सीधे सीधे 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो हो गया 1/4 पाई, पाई को पाई रहने दे रही, r का मान है 20 √3 √2, 20 √2 स्क्वायर मतलब उसी का गुणा उसी से 2 बार,
ठीक है। ये हो गया 20 का स्क्वायर। चलो 20 का स्क्वायर सीधे लिख दे रहे हैं 400, ठीक है। इधर देखो बच्चों, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, स्पेस नहीं बच रहा है इसीलिए। देखो ध्यान से 1/4 पाई को पाई रख दिए, 20 × 20 तो हो गया 400 और रूट 2 × रूट 2 तो हो गया 2 माइनस 400, ठीक है बच्चों। तो 4 से कट गया 100 तो हो गया 200 पाई माइनस 400। देखो 200 दोनों में से कॉमन है, आपको इधर पाई बचेगा, इधर 2 बचेगा, ठीक है। 200 दोनों में से कॉमन ले ली, ठीक। अब पाई की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू नहीं दिया ना तो 22/7 रखेंगे, ठीक है। कितना रखेंगे? 22/7। अगर दिया रहता तो 3 पॉइंट, अब देखो 7 पे गुणा हो जाएगा इधर, इसे बिल्कुल नीचे एक लिखा है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा आपस में 7 × 14/7, ठीक है। तो 200 हुए 14 में से 22 में 14 तो 6 है ना, 6 2 8 सॉरी 8 7 ये बचेगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको हटा दे इतना 1600/7। अब इसका भाग कर देंगे ऐसे, ठीक है। 7 × 14 तो 0, 7 × 14 आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है बाबू, आंसर वहाँ पे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन भाग देके बता देंगे आप लोग को। एक पॉइंट लगाने से 0 मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाने से 0 मिल जाएगा आपको। 7 × 35 749 तो आ गया 228.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरह से लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या किया कि 1/4 पाई आर स्क्वायर कर दी, ऊपर का स्क्वायर घटा दी। उसके बाद इसको जो है 20 × 400 और रूट 2 × रूट 2 तो रूट हट गया, 2 हो गया, और इसमें से काट देते 100 हो गया, 100 × 200, 200 कॉमन ले लिए, इधर पाई बच गया, 2 बच गया, ठीक। अब पाई, अब आप यहाँ पे आंसर छोड़ भी सकते हैं, और नहीं तो पाई को भी आप रख सकते हैं, ठीक है। रख के भी निकाल लेंगे, खत्म। हाँ देखिए बाबू क्या कह रहा है कि चित्र में, इस चित्र में ए बी सी में DE समांतर है BC के। देखो लाला, DE इस BC के समांतर है। समांतर मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल है, ठीक है। जो दूरी है बीच की वो हमेशा बराबर है। फिर कह रहा है AD की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, मतलब आपको दिया है, आप देखेंगे ऐसे कि दिया है कि AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसके बाद दिया गया है कि AE बराबर 2.7, AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर, BD बराबर 10.8 मतलब 10.8, तो BD बराबर 10.8 है, और CE बराबर 8.1 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ऐसे कि दिया है AE बराबर 2.7, CE बराबर 8.1 सेंटीमीटर लिख देंगे, और BD बराबर 10.8 सेंटीमीटर, और AD बराबर क्वेश्चन, ठीक है बाबू। ये हो गया आपका। आपको हल लिखना है, आप हल लिखेंगे। चूंकि अगर बाबू देखो एक त्रिभुज में एक रेखा एक भुजा के समांतर है, तो परमे पढ़े थे थेल्स परमे कि अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा एक भुजा के समांतर है तो शेष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। तो शेष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है, यानी कि अगर ये DE इसके समांतर है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। तो आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे सॉल्व में, हल में सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखोगे चूंकि DE समांतर है BC के, इसीलिए इतना बटे इतना के कि अगर एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए और वो शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पे काटती है तो उनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये चीज ठीक है, ठीक लगा। अब देखो आपको AD का मान आपको बताना है, तो AD को 80 लिख देंगे, DB का मान देखो लगा 10.8, AE का मान 2.7, CE का मान 8.1,
ठीक है। इसका ऐसे तिरछे गुणा हो जाएगा, ठीक, इससे डिवाइड में है ना, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणे ग्रुप में हो जाएगा ना, इधर था बटे ग्रुप में है, हो जाएगा 80 बराबर 2.7 गुणे 10.8 बटे 8.1। तो इसको हटा के एक अंक इधर ले आएंगे, इसको हटा के एक अंक इधर ले आएंगे, ऐसे करते हैं, ठीक। देखो 27 का 27 27 तिया 81 है ना, या तो 9 से काट लो, देखो 9 9 9 3 जा और 9 9 जा, 9 3 27 81, फिर 3 से कट गया, ठीक। इसको भी 3 से काट दो, देखो 3 3 का 9 1 8 3 6 18, एक अंक पॉइंट था, 80 बराबर आ गया 3.6 सेंटीमीटर। आगे से बच्चों ये आ गया 3.6 सेंटीमीटर, ये आंसर है आपका, लिख लेंगे, ठीक बाबू। हाँ अब देखेंगे इसको कि कह रहा है साइन 52 साइन 38 अंश माइनस कॉस 52 अंश कॉस 38 अंश का मान काट दीजिए। बहुत सिंपल है, सही बता रहा हूँ। या तो इस दोनों को बदल दो या तो इस दोनों को बदल दो, बस एक को ही बदलना है, ठीक है, तुरंत आ जाएगा, बाकी को नहीं बदलना। देखो कैसे आ जाएगा, देखो लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल। साइन 52 है और साइन 38 अंश है और कॉस 52 अंश है और कॉस 38 अंश है। देखो या तो इन दोनों को बदल दो या तो इन दोनों को, तो हम इन दोनों को बदल दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो साइन 52 क्या लिखते हैं कि 90 माइनस 38, हमने विभाज्य थीटा करके हमेशा लिखते ताकि हमको तो ये फॉर्मूला याद है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसीलिए। अभी देखो 90 में से 38 घटाओ वाला बाबू, देखो 10 में से 8 गया 2, 8 में 3 गया तो 5 आ गया बाबू ना। अगर 90 में से 52 घटाओगे तो 38 आएगा। देखो 10 में से 8 गया तो 8 और 8 में से 5 गया तो 3, तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 52 और इसको नहीं चेंज करेंगे। आप लोग जाते गलती क्या करोगे, दोनों चेंज कर दोगे तो फिर वही चीज फंस जाएगा आकर, है ना। एक को बदलोगे और एक को रहने दोगे। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। देखो आपको वही चीज लिखा है ना, कॉस 38 कॉस 52 कॉस 38 कॉस 52 क्या हो जाएगा 0, क्या जाएगा 0, ये इसका आंसर है। बस तो सिंपल था, लिख लो। आगे देखिए ये क्वेश्चन है बाबू, इस संख्या 1655 यानी कि 1655 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बच्चों यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका ये है, आप लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर था, a बराबर बी क्यू प्लस आर था। जब r बराबर 0 तब b बराबर HCF। देखो बच्चों जब r बराबर 0 हो जाएगा तो b हमारा HCF हो जाएगा, वो मासा हो जाएगा, ठीक है बाबू। जैसे कि a b क्या है, जैसे समझ लीजिए कि ये a है, ये b है, ये q है, जो बचा वो r है। अगर शेषफल 0 बचता है तो जो भाजक होता है वही तो मासा होता है। भाग विधि के द्वारा आप लगाए होंगे मासा, तो जो भाजक होता है वो HCF होता है कब, जब शेषफल 0 हो जाए तब। कुछ हमको करना नहीं बाबू, हमको इसी का यूज करते रहना है बार बार कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारे पास संख्या है, इस संख्या आप लिखेंगे ऐसे यहाँ लिखेंगे संख्या 1655 और 4025 में, ठीक है। अब इसको आप रफ पे करोगे, इसको दिखाओगे ठीक है। विभाजन परिमेयिका बहुत आसान नहीं होता है, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसको आप रफ पे करोगे ऐसे। तो इस और ये हो गया इस 1655, ठीक है बच्चों। अब देखो 16 दूनी 32 है ना, 2 अंक छिपा दो, 2 अंक, देखो 2 अंक छिपा दिए तो 16 दूनी 32 मतलब 2 बार जा रहा है, तो 2 बार ले जाइए। तो 5 दूनी 10 का 89 ले, 5 दूनी 10 से 11 ले, 16 दूनी 32 से 33 बचा कितना 10 5 में से 5
और 2 में से गया तो ये 10 में से 3 गया तो 7, ये बच गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जो बीच में होता है उसको हम ए कहते हैं। ठीक है, ये देखो उधर देखो फार्मूला बाबू, जो बीच में होता है उसको हम ए कहते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे 4025 बराबर ये जितनी बार ये है ये सामने इसको लिखेंगे 16 55। उसके बाद 2 जो था भागफल जो है उसको लिखेंगे 2 को, आर जो हमारा है 725। ठीक है, तो उसको लिख लेंगे। ठीक है बाबू, देखो ये हो गया। अभी क्या ये आर बच गया। ठीक है, तो अब इस आर को फिर से ए मानकर और आगे इसको ए मानकर और आर से डिवाइड करके हम फिर से ट्राई करेंगे आगे। ठीक, देखो अब इसको बीच में लिखेंगे ऐसे 16 55 और इससे भाग देंगे। ठीक है बाबू, तो इसको भी लिखेंगे 16 55। अभी पहले भाग दे रहे इसको, देखो 7 दूनी 14, 7 ज्यादा जाएगा 2 बार जाएंगे, 5 में इसका शून्य हासिल है, 2 के 2 1 3, 7 में 14, 5 में 2 गया 5, 5 में 3 गया तो 2, 6 में 4 गया तो 2। ठीक है, तो ये आ गई, तो आ गया 7 से 1 5, उसके बाद 2 बार गया है, उसके बाद शेषफल 225 बच गया है। ठीक है, अब फिर से इसको ए मान लेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे वहां पे। ठीक है, तो ये 715 में अब इससे भाग देंगे आर से बाबा, इससे भाग दे रहे बाबू, वही हमारा बी है। ठीक है, ठीक है बाबू, उसको बार बार हम बी बना देते हैं आर को। ठीक, अब फिर देखो 2 3 6 25 3 75, 3 बार जा रहा है ना, 5 3 15 5 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 3 6, 5 5 0, 11 में 7 गया तो 4, 6 जगह 0, तो 40 बच गया। इस बार ऐसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे फिर से 7 5 बराबर हो जाएंगे 2 2 5 2 3 5 40। जब ये 0 हो जाएगा तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जब आर 0 तो बी एचसीएफ। ठीक, अब इसको और थोड़ा सा भाग देंगे, अब हम इसको ए बनाएंगे, इसको ए बनाएंगे। ठीक है, हटा दे रहे और इसको 40 से भाग दे रहे, जो बन जाए 40 से। ठीक है, तो देखो 4 5 20, 40 5 200, 5 बार जा रहा है, 5000 5 0 5 चौके 20, बचा कितना 25। ठीक है, 25 बच गया। अब उसको जो बीच में था 225 इसको भी मान लेंगे बराबर 40 पूरे 5 प्लस 25, दिख रहा है बाबू। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको फिर से हम जो है इसको ये बनाएंगे, 40 को ये बनाएंगे, यानी कि इधर हम 40 से भाग लेंगे, 25 25 बच गया 15। फिर इसको देखो, इसको फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि 25 का पारा एक बार पढ़े हैं, 15 बच गया है, 25 में 1 प्लस 15। ठीक है, ठीक है, अब इसको देखो फिर से हम जो है हटा दे रहे हैं, इसको भी और इसको भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे वाला देखो, अब ये करेंगे कि इसको ही मानेंगे 25 में, अब 25 में हम 15 से भाग दे रहे हैं, 15 के 15 बचा कितना 10, वैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर यहीं पर लिख दे रहे, 25 को लिखे कि 15 गुणे 1 और प्लस 10। अब इसको ये बनाएंगे, 15 को लिखेंगे कि 10 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसको ये बनाएंगे, 10 को लिखेंगे कि 5 गुणे 2 प्लस 0। तो ये जो हमारा 5 है बी, यही तो एचसीएफ है। अभी क्या पढ़ते हैं कि जब r बराबर 0 तो b बराबर एचसीएफ। तो ये हमारा r है 0, तो ये भी हमारा एचसीएफ है, क्योंकि चूंकि r बराबर 0 इसीलिए b बराबर 5 बराबर एचसीएफ। ये आंसर हो गया, ये का। ठीक है बच्चों, ऐसे इस तरह से कर लोगे आप लोग। ठीक है, और ध्यान देखेंगे, इसका भाग आप लोग दिखाओगे नहीं असली कापी में, उसको रफ पे रख दोगे और इसको ऐसे 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 कर देंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से इंटू बाय करने की तरह से 1655 और 4025 का आ गया 5।